Hello students, welcome back to another lecture of chapter number 2, solutions. So till now we have seen about vapor pressure, lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, correct? Now our today's topic students will be about type of solutions depending on their ideality, correct? So based on that or based on whether a solution will follow Raoult's law or not, there can be two different types of solutions, that is ideal solution and a non-ideal solution. But before starting with today's lecture, students, if you have not yet seen the videos of vapor pressure, then I suggest you to watch those videos first and then come to this lecture, and then you will be able to understand today's lecture. Okay, so I also suggest you to watch the video till the end, like and subscribe to my channel, and yes, don't forget to press the bell icon so that whenever a new video is posted you will be informed. Okay, so students, let us start with today's topic. So as I told you that our solutions, correct, the solutions students can be of two types. As I told you, solutions can be of two types. It can be an ideal solution or it can be a non-ideal solution. ठीक है बच्चों? यस, तो एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? ये समझने से पहले आप एक स्टोरी समझो. ठीक है, मान लो कि आप 10th स्टैंडर्ड तक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द स्कूल एंड एवरीथिंग. तो वहां पे आप जो है आपके 90% आया करते थे. कुछ भी रीजन से 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही आप 11th में आए, आपको अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, राइट? आप उस स्कूल को छोड़ के, उस एरिया को छोड़ के किसी नए एरिया में आ गए. मान लो आपके पापा की कुछ ट्रांसफर हो गई तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ी और आप कोई नई जगह पे आ गए. तो अब ये नई जगह पे जब आप आए तो आपकी स्कूल, फ्रेंड्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, राइट? बट यू आर द सेम. आप अभी भी जो है टॉप कर रहे हो अपनी स्कूल के अंदर. ठीक है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट और चेंज ऑफ एनवायरमेंट, चेंज ऑफ द पीपल हु सराउंड यू, चेंज ऑफ स्कूल या चेंज ऑफ, मैं तो बोलूंगा एंटायर एरिया, हैज नॉट पोज्ड एनी डिफरेंस इन योर स्टडीज. ठीक है, यू आर द सेम. थस यू आर द आइडियल स्टूडेंट. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ने दे रहे हो. ठीक है ना? तो इस तरह के स्टूडेंट को हम बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट. ओके, तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइए समझते हैं. इसे एग्जांपल से समझेंगे. मान लो कि हमारे पास, हम जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमको देता है सॉल्यूशन, राइट? तो स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास सॉल्यूट है, हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलके हमको क्या देगा? सॉल्यूशन, राइट? हमारा स्टूडेंट्स जो सॉल्यूट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर भी कुछ प्रकार के अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. ठीक है, तो ए ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड ए एटम्स, राइट? सिमिलरली ये हमारा सॉल्वेंट है, करेक्ट? तो यहां भी कुछ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी बी और बी के बीच में, है ना? अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा कि ये वाली जो पुरानी बॉन्ड्स है, ए बॉन्ड और बी बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी और नई बॉन्ड बनेगी ए बी, एंड थस वी गेट अ सॉल्यूशन. बेसिक है, ऐसे ही सॉल्यूशन बनता है. स्टूडेंट्स, यहां पे ए और ए के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सपोज मैं उसको गामा ए से रिप्रेजेंट करता हूं, या बी और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मैं उसको गामा बी से रिप्रेजेंट करता हूं, और या ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मैं उसको गामा ए बी से रिप्रेजेंट करता हूं, राइट? सो व्हाट इज दिस? दीज आर द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट्स. ठीक है बच्चों, these are the attractive intermolecular forces of attraction between the components. ठीक है, तो अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? पहला पॉइंट हम देखेंगे उसका डेफिनेशन.
ideal solution is the solution which obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. करेक्ट? तो स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे आपका राउल्ट्स लॉ जो है वो ओबे करेगा. ठीक है? तो राउल्ट्स लॉ जो सॉल्यूशन हर टेम्परेचर और हर कॉन्सेंट्रेशन पे ओबे करता है उसको हम बोलते हैं हमारा आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है? जैसे कि वो स्टूडेंट जब उसका एनवायरमेंट, क्लाइमेट, सराउंडिंग पीपल सब चेंज हुए फिर भी उसने अपनी स्टडीज को मेंटेन ही रखा, तो वो आइडियल स्टूडेंट था. इसी तरह से ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा. मैं कुछ भी टेम्परेचर करूं, मैं कुछ भी उसका कॉन्सेंट्रेशन करूं, मैं यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कुछ भी रखूं, लेकिन वो राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने जो ग्राफ देखा था, मान लो कि इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन versus vapor pressure, राइट? तो यहां पे जब A का मोल फ्रैक्शन बच्चों 1 है, ठीक है, तो उस टाइम जो का प्योर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो है P0 है. ठीक है? यहां पे जैसे मैं यहां से यहां आ रहा हूं वैसे वैसे A का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. ठीक है? सिमिलरली अगर तो यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 0 होगा और जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट पे आऊंगा B का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट B का, मतलब प्योर सॉल्वेंट का, वो मान लो हो गया P0B. और हमने क्या किया था? हमने ये इस तरह से इसको ज्वाइन किया था. तो बच्चों ये जो लाइन हमको मिली थी, इस लाइन को हम क्या बोलते थे? PA. करेक्ट? PA इज इक्वल टू P0AXA. दिस इज in accordance to the Raoult's law. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने राउल्ट्स लॉ का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी. ओके? सो और ये जो लाइन है ये है हमारी PB. सो PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB. और ये जो लाइन हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, ये होती है P टोटल की लाइन, दैट इज PA प्लस PB. ठीक है? तो ये जो सॉल्यूशन हमारा है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है. ठीक है? यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइंस. ये सॉल्यूशन हर कंसंट्रेशन पे, मतलब at any combination of mole fraction of Xc and Xb, it is giving you a straight line only, and at all the temperatures it will give you a straight line because it is obeying Raoult's law at all concentration and all temperatures. So क्या होगा? It is a ideal solution. ठीक है? अब बच्चों मान लो कि अगर मैं इस ग्राफ में से at any particular combination of mole fraction of Xc and Xb, ठीक है, at this particular point, मान लो इस particular point पे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ XA एंड XB पे अगर मैं वेपर प्रेशर निकालूं, ठीक है, मुझे जानना है कि PA कितना है, PB कितना है और P टोटल कितना है, तो वो होगा मेरा थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. मैं उसको लिखता हूं P थियोरेटिकल. ठीक है? या P कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो उसको, बिकॉज दिस वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द ग्राफ या फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ऐसा बोल सकते हो. सो दैट इज माय थियोरेटिकल वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर. और मान लो कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, है ना? तो आइडियल सॉल्यूशन जो है, आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी. मतलब कि हमारा थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, इट मींस द वेपर प्रेशर दैट वी कैलकुलेट बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ, right? Either by using the equation of Raoult's law or by using the graphical method, whatever. But whatever the vapor pressure we get from Raoult's law is our theoretical or calculated vapor pressure, and the experimentally obtained vapor pressure is observed vapor pressure or experimental vapor pressure. So these two values will always be equal in case of ideal solution. ठीक है? तो ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? राइट? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो वो हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट में. क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, यहां पे जो गामा AA और गामा BB है, दैट विल बी इक्वल टू गामा AB. इसका मतलब देखो, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉल्यूट प्योर स्टेट में एक्सपीरियंस कर रहा है,
उतना ही, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट अपने प्योर स्टेट में एक्सपीरियंस कर रहा है, सॉल्यूशन जब ए और बी कंबाइन होकर सॉल्यूशन देंगे तो उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो सॉल्यूशन है, अगर हम इसका प्योर कंपोनेंट ए ले लें या हम इसका प्योर कंपोनेंट बी ले लें, ठीक है, तो उसमें वो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो कंबाइन होकर ए बी बन जाता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये सॉल्यूशन हर स्थिति में एक जैसा रहता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बच्चों हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो भगवत गीता के अंदर बच्चों ये चीज दी हुई है कि एक सिद्ध पुरुष, आइडियल पर्सन किसको बोलते हैं? तो जो इंसान हर स्थिति में एक जैसा रहता है। ठीक है, मतलब वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में वो रोने नहीं लगता, दुखी नहीं होता। इस तरह के पर्सन को हम आइडियल पर्सन कहते हैं, बिकॉज वो जानता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दैट इज हाउ द लाइफ गोज ऑन। ठीक है, तो कुछ जस्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, okay, to make you understand what the word ideal means. Okay, there cannot be a perfect definition of the word ideal. Okay, but yeah, we're here. Okay, chhod do. Okay, so this is the reason that the solution is behaving as the ideal solution. Third, students, in ideal solution your delta H mix will be 0. Now what do you mean by the word what do you mean by the term delta H mix? Delta H mix means enthalpy of mixing. Enthalpy of mixing is 0. थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और मिक्स करके आपको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए और बी कंबाइन होकर जब ए बी देंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये वाला अट्रैक्शन जो ये वाला बॉन्ड है वो भी तोड़ना पड़ेगा, और फिर जाके आपको ए बी मिलेगा। तो मान लो कि ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ले रहा हूं, मुझे 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 7 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे कितना एनर्जी सप्लाई करी? मैंने यहां पे 12 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करी। ठीक है, मैंने यहां पे 12 किलो जूल्स एनर्जी सप्लाई करी, और हो क्या रहा है? जब यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एबी बन रहे हैं तो टोटल 12 किलो जूल एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। यू नो दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे 12 किलो जूल्स एनर्जी में सप्लाई कर रहा हूं, और यहां पे उतनी ही 12 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो बेसिकली जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूं उतनी एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है। तो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? द नेट एंथैल्पी चेंज विल बी 0। कुछ एंथैल्पी का चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा डेल्टा H mix is 0. It means that when I mix solute AA with solvent BB and form 2 mole of solution AB, what is happening? There is no net change of enthalpy. इसलिए बोलूंगा डेल्टा H mix is 0. तो इस तरह के सॉल्यूशंस का बच्चों जो डेल्टा H mix होता है वो 0 होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा V mix is 0। मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है हमारा, जो दोनों को मिक्स करके जो वॉल्यूम मिलता है उसका चेंज भी 0 होता है। मान लो कि मैं सॉल्यूट AA के अंदर सॉल्वेंट BB मिक्स करके सॉल्यूशन AB बना रहा हूं, तो मान लो कि स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम है 5 ml। अगेन जस्ट एग्जांपल, ठीक है, इसका वॉल्यूम है हमारा 45 ml। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए 50 ml, राइट? तो 50 ml ही है वो वॉल्यूम, राइट? ना तो वो 50 से ज्यादा है ना तो वो 50 से कम है। जितना वॉल्यूम इन दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम्स है उसका समेशन अगर आप करोगे दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का, तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जितना अट्रैक्शन ए के साथ में और बी के साथ में फेस कर रहा है उतना ही अट्रैक्शन ए बी के साथ में फेस कर रहा है। उसी रीजन से जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जितना होना चाहिए उतना ही है, या इन साइंटिफिक वे अगर हम बोले तो डेल्टा वी मिक्स इज 0। सेम चीज यहां पे है एंथैल्पी में भी, कि दोनों यहां पे जो अट्रैक्शन और यहां पे जो अट्रैक्शन फेस हो रहा है उतना ही अट्रैक्शन यहां पे फेस हो रहा है।
तो जितनी एनर्जी मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है उतनी ही एनर्जी बॉन्ड बनते समय रिलीज हो रही है. सो अल्टीमेटली चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. यस स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. करेक्ट. सो आइडियल सॉल्यूशन कौन फॉर्म करता है? बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट फॉर्म करते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड नॉट मच डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस कैन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. तो जैसे कि बेंजीन और टोल्यूइन अगर आप देखो तो बेंजीन और टोल्यूइन, करेक्ट, so they will form ideal solution. Ethyl chloride, this is ethyl chloride C2H5Cl, and ethyl bromide C2H5Br, so they will again form ideal solution, right? Chlorobenzene and bromobenzene, just the difference of halogen is there, so they will also form ideal solution. Methanol, ethanol, CH3OH and C2H5OH, they will again form ideal solution, correct, because just difference of one carbon atom or difference of just one CH2 group is there. So solute, I'll write that solute and solvent having similar structures will form ideal solutions, correct. So these are the examples of ideal solution. Okay students, let us now see what are non-ideal solutions, right? Non-ideal is exactly the opposite of ideal solutions. So ideal solutions are the ones that obey Raoult's law. So non-ideal solution will not obey Raoult's law, correct. Now why ideal solutions obey Raoult's law? Because the forces of interaction or the forces of attraction between solute and solvent will be equal to solute, right? In other words, gamma AA and gamma BB will be equal to gamma AB, correct. So what is the reason for non-ideality? Why solutions will not obey Raoult's law? The reason is that the forces of interaction between solvent will not be equal to the forces of interaction between the solute and the solvent, right? So why they don't obey Raoult's law? Because solute and solvent they will interact with each other with different forces than the force of interaction between the molecules of pure components. तो जितना अट्रैक्शन प्योर स्टेट में लगेगा, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट स्टेट में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उससे ज्यादा या कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में लगेगा, राइट. और यही कारण है कि हमारा जो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर यहां पे आएगा वो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा. थियोरेटिकल वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? द वन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट वेपर प्रेशर. तो यहां पे आपका थियोरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा. तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह की होती है, ठीक है. तो either non-ideal solutions they can show positive deviation from Raoult's law, or students they can show negative deviation from Raoult's law, right. पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये है कि यहां पे हमारा जो P थियोरेटिकल है इट विल बी पॉजिटिव डिविएशन का मतलब यह है कि यहां पे हमारा जो P ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, इट विल बी मोर देन द थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, राइट. और नेगेटिव डिविएशन का मतलब है कि अवर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी लेस देन द थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, करेक्ट. तो ये डिफरेंस है. अब इसको हम स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ हमने देखा था उस ग्राफ से हम थोड़ा इसको समझते हैं. देखो, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसे था. यहां पे हम बच्चों प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन, करेक्ट. यहां पे हम प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है. यहां पे है x इक्वल टू 1. जैसे जैसे हम यहां जाएंगे x से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब यहां पे है x भी इक्वल टू 0 और जैसे जैसे हम यहां जाएंगे x भी 1 हो जाएगा. प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर है P0A, प्योर कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर है P0B, करेक्ट. तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं.
अब नीडलेस टू से ये हमारी पीए की लाइन है, ये हमारी पीबी है, और ये बच्चों हमारा पी टोटल है। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ पॉजिटिव डिविएशन होता क्या है? ये जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हो, दिस ब्लैक लाइंस आर आवर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। ब्लैक लाइन इंडिकेट्स थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, ठीक है, द वन which we should get from Raoult's law। but actually जब हम एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो दिस रेड लाइंस इंडिकेट ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, राइट। जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है हमारा वेपर प्रेशर। अब देखो, रेड लाइंस विल इंडिकेट ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, राइट। नाउ द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज सर व्हाई दिस इज हैपनिंग। करेक्ट, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर स्टेट्स में और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन फेज में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द प्योर स्टेट्स, राइट, विल बी मोर देन दैट इन द सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कम है। कम होने की वजह से ए और बी एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स एट अ गिवन टेंपरेचर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। एट अ गिवन प्रेशर जो हमारा वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर? प्योर स्टेट्स में अट्रैक्शन ज्यादा है और सॉल्यूशन फेज में अट्रैक्शन कम है, इसलिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन फेज they will not be able to attract each other as much as they do in the pure states. Because of this, what will happen? Your vapor pressure in the solution phase will increase. ठीक है? One thing I would like to clear here is that many times students they understand like this, that there is repulsion between A and B. Right? Look, students, there cannot be repulsion between a solute and a solvent. If there was repulsion between a solute and a solvent, the solution would never form. Right? So there is a force of attraction between A and B, but that force of attraction is less. Because A and B are not able to hold each other in the solution phase, what will happen? The vapor pressure will increase. Clear? Okay. Now, let us have a look at the second point. See, in case of positive deviations, your delta H mix will be more than 0. Or the enthalpy of mixing a solute and solvent will be positive. Let me give you the example and let me explain you with the help of an example. AA plus BB gives AB. So here what happens? Suppose I have to give 5 kilojoules of energy here to break this bond. Again, this is just the hypothetical values that I am taking to make you understand the things. And here suppose I have to give 7 kilojoules of energy to break this bond. Okay. So here when the two molecules of AB are forming, say for example only 9 kilojoules of energy is released. So if I find out the value of delta H, I will see it is 5 plus 7 because these two endothermic processes minus 9. So your overall value, students, will be 3, which is a positive value. Can you see? It's a positive value. So I can say that delta H mix is greater than 0. Right? The enthalpy of mixing of solute and solvent to form a solution showing positive deviation will be more than 0. ठीक है? Third point, delta V mix is more than 0. Now this is very interesting. Say for example, you have solute A and BB and it forms solution AB. तो हम पहले जैसा एग्जांपल लेंगे. Suppose I take 5 ml of A because it is our solute and I take 45 ml of B because that is our solvent. So we expect the volume to be 45 plus 5 equal to 50, but this volume will be more than 50. Say it is 50.5. Right? देखो स्टूडेंट, बहुत डिफरेंस नहीं होगा वॉल्यूम में, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. So this volume will be more than expected, right? So ultimately, if you subtract 50.5 में से अगर आप 5 और 45 subtract करोगे, तो स्टूडेंट्स your answer will be 0.5. Again, this is a positive number. Correct? Again, it is a positive number.
So basically delta V mix will be greater than 0. The volume of mixing of solute and solvent will be greater than 0. Matlab it will be some positive number. Correct? So fourth point is that these solutions, बच्चों जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, they form azeotropes. Ideal solution will never form azeotropes. अब azeotropes क्या होता है? I will explain you after I finish with positive and negative deviations. Okay, I'll explain you what are azeotropes. So अभी के लिए these solutions, the solutions showing positive deviations will form minimum boiling azeotropes. Right? Now what are they? You have to wait for some time. I'll come to that topic. Okay? Now let us have a look at the solutions that show negative deviation. Now let us have a look at the solutions that show negative deviation. Now as I already told you that the solutions that show negative deviation, in that observed vapor pressure will be less than the theoretical vapor pressure, right? So if I draw the graph of Raoult's law, right, of if I take mole fraction on x-axis and vapor pressure on y-axis, here again xa will be 1, and as you move towards the right, your xa becomes 0. Here xb will be 0, and as you move towards right, xb becomes 1. These are the vapor pressure of our pure components A and B, and if I join them, we get such a graph. Again, this is the line of PA, this is the line of PB, and this is the line of P total. Correct? So students, this is indicating theoretical vapor pressure, right? But the practically obtained vapor pressure or experimentally obtained vapor pressure, students, if I draw the graph of that, you will observe that the graph will look somewhat like this. See, this is observed vapor pressure. Okay? This will be your observed vapor pressure. So here what will happen? The observed vapor pressure, it will be less than the theoretical vapor pressure, and hence we say that these solutions, they show negative deviations, right? Now the question is, sir, why this will happen? ऐसा क्यों होगा? Because यहाँ पे what will happen is that the force of attraction in the pure states, the force of attraction in the pure states will be less than the force of attraction in the solution, right? तो ये कैसे हैं कि in AA and BB pure forms, they will have less attraction, but as soon as they are mixed and formed AB, the attraction between A and B increases. So now what happens? A and B will tightly hold each other. They won't let go of each other. Why they won't let go of each other? Because there is more attraction. So as a result, if A and B cannot enter into the vapor phase, vapor pressure will automatically decrease, and this is the cause of negative deviation, right? Second, students, here the value of delta H mix will be less than 0, right? इसका मतलब if you mix AA and BB to form solution AB, so what will happen? Suppose here I am providing 5 kilojoule of heat to break the AA bonds and 7 kilojoule of heat to break the BB bonds, right? Then the energy released while forming AB will be 14 kilojoule. Again, hypothetical values, right? So if you find the value of delta H here, delta H makes here, it will be 5 plus 7 because these two are endothermic processes, minus 14 because this is exothermic process. So your answer will be minus 2. You can see that it's a negative number, right? So why here more energy is released in formation of AB? Because A and B will have a strong attraction for each other, and because of this strong attraction for each other, much more amount of energy will be released in formation of a solution, right? Then third point, students, delta V mix will always be 0, less than 0. Next point, students, delta V mix will be less than 0. Why? Because here, so again, say for example, I am taking AA and mixing it with BB to obtain AB. So suppose I take 5 ml of this and I take 45 ml of this, right? So as expected, our volume should be 50 ml, right? As we have seen in case of ideal solutions. But here, the exact value will be less than 50. So मान लो कि it is 49.7 ml, correct? So the exact volume will be somewhat less than 50 ml. Why? Because when A and B are mixed, they
are strongly attracted towards each other. Because of this strong attraction towards each other, what will happen? The final volume of solution will be less than the expected volume. Correct? Again, students, these type of the solutions, they form azeotropes, right? Just as positive deviation, the solution showing positive deviation form azeotropes, the solution showing negative deviation also form azeotropes. They will form maximum boiling azeotropes. Now what do you mean by maximum boiling azeotropes? I'll come to the topic once I finish this thing. Okay, so have a very good look at the differences between solution showing positive deviation and solution showing negative deviation. Okay, so students, these are the examples of non-ideal solutions showing positive deviation. Correct? These are the examples, and these are the examples of non-ideal solutions showing negative deviation. Right? Now, I have listed so many examples here, and I will explain you logically that how these solutions show positive or negative deviations. Correct? But in exams, you just remember one or two examples which is given in your NCERT textbook. These I am talking for the board exams. Right? Now for your competitive exams like JEE, NEET or GUJCAT, what you should do is, you don't have to mug up these examples. You understand them logically. So suppose आपको ऐसा कुछ पूछ लिया कि which of the following solution shows positive deviation, which of the following solution shows negative deviation. So you apply your logic and you have to answer the question. Let's see. First, alcohol. Now see students, if I take a molecule of alcohol, right? This is general representation of alcohol. This is another molecule of alcohol, right? We know that O being more electronegative will possess partial negative charge and hydrogen will possess partial positive charge. Same thing will be here. Now we see that a hydrogen bond will be developed, or rather I should say a strong hydrogen bond will be developed between two alcohol molecules. Correct? Now, when you add water to it, now water is also polar, but water will not be able to form so strong hydrogen bond with alcohol as it is found between alcohol and alcohol molecules. So water hydrogen bond form करेगा alcohol के साथ, लेकिन इतनी strong नहीं कर पाएगा. ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप पानी डालोगे अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल और वाटर की H बॉन्ड वीक हो जाएगी, और वीक होने की वजह से उनका बीच का अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा कंपेयर टू द अट्रैक्शन फाउंड इन बिटवीन अल्कोहल एंड अल्कोहल. सो अल्टीमेटली इट विल शो व्हिच टाइप ऑफ डेविएशन स्टूडेंट्स? पॉजिटिव डेविएशन. Suppose you add acetone. Now acetone is slightly polar, right? So acetone will also not form very strong H bond with alcohol. See now CS2, there is carbon disulfide, cyclohexane, N-hexane, N-heptane, benzene and CCl4. They are all non-polar. So when you mix these non-polar substances with alcohol, what will happen? They will enter here, right? Between two alcohol molecules. They will enter here between two alcohol molecules. Right? And what will happen? It will reduce the tendency of alcohol molecule to form H bond. कुछ इस तरह से, ये ROH है, one alcohol molecule, another alcohol molecule. Now here our non-polar molecule, right, at NP, our non-polar molecule will come. So what will happen? It creates a hindrance. It creates difficulty in formation of H bond between the alcohol molecules. And ultimately what will happen? It reduces attraction and hence vapor pressure will rise, and thus it shows positive deviation. The next example, students, is acetone. Now let us talk about acetone. See, this is the molecular formula of acetone, right? CH3COCH3. Now what happens is, here the carbon will acquire a partial negative charge and now here the oxygen will acquire a partial negative charge and carbon will acquire a partial positive charge. As a result, what will happen? See, a type of attractive force, right? A type of, itself you can call it a type of dipole-dipole attraction. A type of dipole-dipole attractive force is seen between two acetone molecules, right? Now when you add carbon disulfide or benzene, such non-polar molecules, when you add to them, what will happen? It will create a hindrance in formation of this type of the attractive forces or attractive bonds, right? So as a result, what will happen? That your vapor pressure will rise and thus it shows positive deviation. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है N-butane and N-heptane. अब आपको यहाँ पे हो रहा होगा सर बोथ आर नॉन पोलर,
राइट। तो ब्यूटेन, अगर हम ब्यूटेन प्योर फॉर्म में लेते हैं और हेप्टेन प्योर फॉर्म में लेते हैं, बोथ आर नॉन पोलर, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं अगेन नॉन पोलर में नॉन पोलर मिक्स हो रहा है। सो लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स जो डिफरेंस आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन चेन length, right? There is difference in the hydrocarbon chain length. You see here there are only 4 carbons and heptane consists of 7 carbons. So what will happen that here there is a much difference in the hydrocarbon chain length, and as a result the force and heptane in pure form, whatever the force of attraction, London forces it will have, right? Now when N-heptane is mixed with N-butane, this force of attraction, London forces will of course decrease, and as a result it shows positive deviation. Next example is CCl4 and chloroform. Students, see, chloroform is polar, slightly polar, and CCl4 is totally non-polar. Correct? So when you mix them, it will form non-ideal solution showing positive deviation. Right? Next example is CCl4 and benzene. Again, you may argue that both are non-polar. Yes, both are non-polar, but here there is much difference in the molecular weight. बेंजीन और CCl4 के मॉलिक्यूलर वेट में बच्चों बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बिकॉज ऑफ सच लार्ज डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट, दे विल फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हेन यू मिक्स अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सच अ वे, राइट, इन सच अ वे दैट the force of attraction which was earlier present in the pure state is now decreased by mixing of solute and solvent. So what will happen? In that case, that solution will show positive deviation. Let us now have a look at certain examples of non-ideal solution showing negative deviation. See, the first is acid, right? And you take HCl, H2SO4, HNO3, any acid, and you mix it with water. So what will happen? This acid will form hydrogen bond with water, right? These acids, students, will form hydrogen bond with water. Between H plus of acid and water, you can see there is H bond, right? There will be H bond. So because of that, what will happen? Basically, the attraction is increasing between solid and solvent, and because the attraction is increasing, the vapor pressure will decrease, and thus it will show negative deviation. The next example, this is one of the classic examples for negative deviation, and one of the very important examples. Say, student, phenol, right? So this is phenol, right? And this is aniline. Now, we very well know that phenol is an acid and aniline is a base, right? So now what will happen? This proton of acid, it will have attraction towards the non-bonding electron pair of nitrogen of base, correct? This proton, it will have partial positive charge, it will have partial negative charge, it will have partial negative charge, right? So what will happen? This proton of acid will have attraction towards the nitrogen atom of base containing non-bonding electron pairs. As a result, what will happen? A strong force of attraction develops, and hence it will show negative deviation. Next is again acetic acid and pyridine. Now see, students, here acetic acid and pyridine, this is the formula of pyridine, right? So you can see here again that this is acid and pyridine is a base. So this proton will have attraction towards the non-bonding electron pair of nitrogen atom of pyridine, and again attraction develops, and it will show negative deviation, right? Now acetone and aniline, when you mix acetone water, so all these are different examples in which the attraction between solute and solvent has increased as compared to that in the pure state, and hence the mixture of acetone and aniline, solution of acetone and water, solution of ethanol and acetic acid, solution of chloroform and diethyl ether, they all will show negative deviations. Clear? After studying ideal and non-ideal solutions, our next topic is azeotropes. Okay, so let us now have a look at what are azeotropes. See, students, the Greek meaning of the word azeotrope is to boil or boiling without change. The Greek meaning of the word azeotrope is boiling without change. तो यहां से इतना समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बॉयल होंगे विदाउट चेंज. मतलब, so these solutions
these solutions, they have same composition in liquid and vapor form. They boil at a constant temperature. And they is still unchanged. Now what does this mean? So this I will explain you with the help of an example. So say for example I have 60% alcohol solution. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि it will have 60 ml अल्कोहल, ठीक है, और 40 ml वाटर. ये मतलब हुआ इसका, राइट. नाउ आई वांट टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अल्कोहल. स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% इथेनॉल या 100% अल्कोहल, राइट. 100% इथेनॉल is known as absolute alcohol. Now from this particular solution I want to concentrate it and I want to obtain what? 100% of alcohol. So what I'll do? I'll do distillation. Correct? I'll do distillation. So after distillation, suppose I got 75% alcohol solution. It means it has 75 ml alcohol and 25 ml water. So now you can understand that what is basically happening, that here the proportion of alcohol is increasing because the proportion of water is decreasing. बराबर है. तो basically on distillation what I am doing is I am increasing my proportion of alcohol with respect to water, right? Now this solution which I obtain by distillation, I'll again distill it. Again again it will undergo distillation. So suppose now I get 92% alcohol solution, which means it has 92 ml of alcohol and only 8 ml water. But हमको तो क्या चाहिए? हमको चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं. Again we will go for distillation. This solution again will distill. So like this, I will have to distill it multiple times. So once again when I subject to distillation, I will get 95% alcohol solution, which means it has 95 ml alcohol and only 5 ml of water. Correct? Now again, I'll not stop here. I'll go on distilling because I want absolute alcohol. I want 100% alcohol, 100% ethanol. So what will happen now if I distill? Now if I perform distillation, it will again give me 95% alcohol solution only. So if I continue to repeat this process multiple times, I will not get more than 95% alcohol solution. Then at the most what I can get is 95% alcohol solution, right? Now why this happens? Because once I have obtained 95% alcohol solution by distillation, right, the liquid has composition of 95% alcohol. The vapor will also have the composition of 95% alcohol only, and hence the vapors when they condense and when they are collected in your flask, right, what will happen? They will have the same composition as 95% alcohol, right? So these solutions, what they do, they have same composition in the liquid phase as well as in the vapor phase, right? Suppose if I show you by drawing, this is suppose my distillation flask. Now here I have added 95% alcohol, correct? Now the vapors which I get here, they will have 95% alcohol only, and after condensation the alcohol that I get here will be 95% alcohol, right? Of course there will be condenser here to condense the vapors, right? So this is just a very, very rough diagram I have drawn to show you that how we obtain alcohol, 95% alcohol, right?
Now again I take this solution, I add it here, again I carry out the same process, I will get 95% alcohol. It means that the composition of alcohol in the liquid state and the vapor state is going to remain the same. Okay, and because of that we can say that these solutions they are distilled but they are distilled unchanged. जो composition यहाँ है the same, वही same composition vapor phase में भी है. Hence we say that these solutions they are distilled unchanged and as a result they will boil at a constant temperature. करेक्ट, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही उसका बॉइलिंग होगा. तो सच सॉल्यूशंस आर नोन एज एजियोट्रोप्स. सच सॉल्यूशन आर नोन एज एजियोट्रोप्स. सो बाय डिस्टिलेशन वी कैन नॉट concentrate an azeotropic solution. We have to use some other methods, right? So for example, if I want to obtain absolute alcohol, I can obtain up to 95% alcohol by distillation, but after that I will have to use other methods like membrane technology is one method, right? And there are so many other available methods by which I can obtain absolute alcohol or 100% ethanol. Now students, the azeotropes are of two types, right? There are two types of azeotropic solutions. The first is minimum boiling azeotrope and the second is maximum boiling azeotrope. Correct? So azeotropic solutions, students, are of two types. The first is minimum boiling azeotrope and the second is maximum boiling azeotrope. So the solutions that show non-ideal solutions showing positive deviation, right? Non-ideal solution showing positive deviation will form minimum boiling azeotropes. Correct? अब ये क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन में व्हाट हैपेंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पॉजिटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है दैट विल बी मोर देन द थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, राइट? इट मींस दैट योर वेपर प्रेशर is more. Correct? Vapor pressure of solution is more. So if the vapor pressure of the solution is more, what will happen? They will boil at a lesser temperature, right? अगर आपको मालूम है बॉइलिंग का पूरा कंसेप्ट, अगर आपको मालूम है कि कभी कोई सॉल्यूशन बॉइल कब होता है, कोई सॉल्यूशन तब बॉइल होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. करेक्ट? अब वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचने में कम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा. ठीक है? तो बेसिकली होगा क्या कि बिकॉज योर वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. करेक्ट? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप डिस्कशन करते जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन the boiling point of either of pure components. ठीक है? एक आपको कंपोजिशन या एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा मिलेगा कि जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके दोनों कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से भी कम हो जाएगा. ठीक है? तो उस तरह के जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. बिकॉज अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो गया है, राइट? उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. द एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज योर 95% अल्कोहल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, राइट? द एग्जांपल जस्ट नाउ दैट वी हैव सीन. इसको हम आगे डिस्टिलेशन करके 100% अल्कोहल ऑब्टेन नहीं कर सकते, right? So this is an example of minimum boiling azeotrope. Now students, let us come to the another example, that is another topic, that is maximum boiling azeotrope. So the non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law. The non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law will form maximum boiling azeotropes. हमने देखा अभी कि नेगेटिव डेविएशन में व्हाट हैपेंस, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी लेस देन द थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. सो बेसिकली हियर वेपर प्रेशर is less. Because the vapor pressure is less, what will happen? It will need more temperature
to reach equal to the atmospheric pressure. So as a result, what will happen? Boiling point will increase, right? Now here again, at one point of time, or one time will come when the boiling point of solution will be more than the boiling point of either of the pure components, right? So here one time will come when the boiling point of solution is more than the boiling point of either of the pure components, and now it becomes the maximum boiling azeotrope, right? And now we cannot further concentrate it by distillation. The example is 68% weight by weight nitric acid at 393.5 Kelvin temperature, right? So once you go on concentrating the nitric acid solution, right, by distillation, you can obtain at the most 68% weight by weight of nitric acid. After that, if you want to obtain 69% or 70% weight by weight of nitric acid, it cannot be done by distillation. Okay, is that very clear? So my dear students, this is about azeotropes and the two different type of azeotropic solution. I hope you have seen the video and you have understood the concept of ideal solution, non-ideal solution and azeotropes very nicely. Okay, so again, if you have liked the video, press the like button, subscribe to the channel, okay, and also press the bell icon to get notified. So prepare the topic nicely and see you in the next lecture.